नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। मेरे साथ मेरे सहयोगी रूपाली शर्मा। न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी खबरों से, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की कुछ अहम सुर्खियों पर। पहली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी 22 मई को बीकानेर का दौरा करेंगे और इस दौरे को लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल, इसके बाद आपको बता दें बात होगी विदेश मंत्री एस जयशंकर के विदेश दौरे की, जहां पर वो 6 दिन के विदेश दौरे पर है और काफी महत्वपूर्ण ये रहने वाला है। इस हवाले से भी जानकारी आपको दें। आज 2 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश के लिए रवाना होंगे और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश में कई देशों में जानकारी पहुंचाएंगे और इस सफलता के पीछे का क्या बल रहा है भारत का, उसको लेकर भी विदेशों में कई सारे देशों से अपनी जानकारी को साझा करेंगे। बयानों की लड़ाई तो देखी जाती है। इस बीच आपको बता दें एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस के बीच पोस्टर वॉर जो है वो जारी हो चुकी है और ये पोस्टर जारी किया गया है, जिसके बाद तमाम जगहों पर ये चर्चाएं हैं और पोस्टर वॉर का नाम जो है इस लड़ाई को यानी राजनीतिक एजेंडे को दिया जा रहा है। बिल्कुल, सुर्खियों में आई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के साथ पूछताछ लगातार जारी है और कई खुलासे दिन प्रतिदिन निकलकर सामने आ रहे हैं। कुछ नए खुलासे भी हुए हैं, उन खुलासों का जिक्र भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर का न्यूज रूम लाइव में। और पहली बड़ी खबर जो है वो आपको हम बताएंगे। 22 मई को प्रधानमंत्री मोदी बीकानेर का दौरा करेंगे और इस दौरे को लेकर अभी से तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। ये दौरा जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरे के जरिए जो कई लोकार्पण और शिलान्यास कई परियोजनाओं का होना है और सीधा इसकी सौगात आम लोगों को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से समर्पित की जानी है। बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें कि 22 मई को पीएम नरेंद्र मोदी का बीकानेर का दौरा है। यहाँ बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और देशनोक स्टेशन का पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 22 मई को ये राजस्थान का दौरा बेहद खास है। यहाँ बीकानेर जाएंगे और सुबह कहा जा रहा है कि 10-11 बजे वहां पर पहुंचेंगे। इसके बाद करणी माता मंदिर में दर्शन करेंगे और फिर तमाम योजनाओं का जो उद्घाटन है वो किया जाएगा। बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। तो कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जिस बीच आपको बता दें कि यहाँ पर कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हजारों करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए हैं और वो उसका जल्द ही उद्घाटन राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बिल्कुल, देखिए देशनोक स्टेशन का पीएम आज कल माफ कीजिए उद्घाटन भी करेंगे और बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। इसके अलावा और क्या कुछ है वो आपको बताएंगे। बीकानेर में करीब सुबह 11 बजे देशनोक स्थित करणी माता मंदिर में दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। उसके बाद लगभग 11:30 बजे पीएम मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित देशनोक स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे 26,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वह पलाना में एक सार्वजनिक समारोह को भी प्रधानमंत्री मोदी संबोधन करेंगे। तो बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार यानी पीएमओ की तरफ से ये जानकारी दी गई है, जहाँ पर पूरी शेड्यूलिंग इसकी बताई गई है। पीएम मोदी भारत के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में आपको बता दें कुल मिलाकर 1,100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,300 से अधिक स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ पुनर्विकास यानी दोबारा से उसका विकास किया जाएगा और जिन्हें क्षेत्रीय और वास्तुकला को प्रतिबिंबित करने और यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा देशनोक रेलवे स्टेशन जो करणी माता मंदिर के अलावा अन्य स्थानों पर आने वाले तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को सेवा प्रदान करता है। इसके साथ ही मंदिर वास्तुकला तथा मेहराब और स्तंभ विशेष वस्तु से प्रेरित है। तेलंगाना का बेगमपेट रेलवे स्टेशन काकतीय साम्राज्य की वास्तुकला से प्रेरित है। ये ऐसे स्टेशन है जहां पर जिनसे कुछ इतिहास भी जुड़ा हुआ है और वहीं जाकर प्रधानमंत्री मोदी वहां पर उद्घाटन करेंगे। बीकानेर में जाकर वहां से कई स्टेशनों का उद्घाटन होगा और ये सौगातें सीधे आम लोगों के लिए समर्पित की जाएंगी। वहीं बिहार के थावे स्टेशन पर 52 शक्तिपीठों में से एक मां थावे वाली को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न भित्ति चित्र और कलाकृतियां शामिल हैं, जिनमें मधुबनी चित्रकला का चित्रण किया गया है। गुजरात का डाकोर स्टेशन रणछोड़राय जी महाराज से प्रेरित है। इसके साथ देश भर में पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सांस्कृतिक विरासत, दिव्यांगजनों सहित यात्री केंद्रित सुविधाओं और यात्रा के अनुभव को बढ़ाने के लिए टिकाऊ प्रथाओं के साथ एकीकृत जो है वो भी किया गया है।
तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि आज इन योजनाओं का जो है लोकार्पण शिलान्यास कल करेंगे और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद ये खास दौरा। सुरेश जैन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। सुरेश जैन के पास चलकर प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर और इस दौरे की रूपरेखा को लेकर बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सुरेश, प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा बीकानेर का, जहां से कई परियोजनाओं का वो शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, इस दौरे को लेकर क्या रूपरेखा तैयार की गई है वो जरा साझा कीजिएगा। शीतल, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री का यह दौरा 22 मई को एक ऐतिहासिक दौरा हो रहा है, जिसमें 26,000 करोड़ की विभिन्न विकास की योजनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को समर्पित करेंगे। इसके अंतर्गत अमृत भारत योजना के अंतर्गत 103 रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। जी शीतल। बिल्कुल, देखिए बहुत सारी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे इस दौरान, और क्या कार्यक्रम होंगे जो मुख्यतः आम लोगों के हित में होंगे और जिसका सीधा लोगों को फायदा होगा? बिल्कुल शीतल, प्रधानमंत्री यहाँ पे आएंगे, आकर के करणी माता के दर्शन करेंगे देशनोक में। उसके बाद में पलाना में जनसभा करेंगे, जिसमें वो देश को अनेक सौगातें देंगे, जिसमें 11,000 करोड़ की और 26,000 करोड़ की योजनाएं शामिल है। जी शीतल। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह की वहां पर अभी काम किया गया है, क्योंकि हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और अब प्रधानमंत्री मोदी का बीकानेर का दौरा, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की इस दौरे को लेकर नजर आ रही है? सुरक्षा व्यवस्था का बोल के यहाँ पे प्रशासन एवं पुलिस चाक चौबंद है एवं चारों तरफ से हर आने जाने वाले को सूक्ष्म दृष्टि से चेक किया जा रहा है एवं यहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है। गर्मी को देखते हुए पानी के छिड़काव किया गया है एवं ज्यादा से ज्यादा कूलर और ठंडे रहने के लिए व्यवस्था की गई है एवं इसी के साथ उद्घाटन ये किया जाएगा। इसके अंदर उद्घाटन ही किया जाएगा एवं विकास की योजनाओं का भी घोषणा होगी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेश, हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। सुरेश जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर जानकारी इन्होंने साझा की है। वहां पर कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी पीएम मोदी की तरफ से किया जाएगा और एक सार्वजनिक सभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश इस वक्त करेंगे और ये बड़ी खबर है करनाल से, जहां पर जेल ट्रेनिंग अकादमी का उद्घाटन है और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल होंगे। बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री मनोहर लाल भी शिरकत करेंगे और कुछ ही देर में ये उद्घाटन जो है करनाल में किया जाएगा, जहाँ पर आपको बता दें कि जेल ट्रेनिंग अकेडमी का उद्घाटन होगा करनाल में, जहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ मौजूद होंगे, तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे। कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी है, कुछ ही देर में उद्घाटन जो है इस हवाले से किया जाना है। तो फिलहाल आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं और बड़े बड़े नेता इसमें शामिल हो सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर करनाल के जेल ट्रेनिंग अकेडमी का ये उद्घाटन है, जो कुछ ही देर में खुद सीएम नायब सिंह सैनी करेंगे। बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर में ये उद्घाटन किया जाएगा और उसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी शामिल होंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, 10 साल तक वो हरियाणा में मुख्यमंत्री के तौर पर रहे और फिलहाल उसके बाद उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया, ऊर्जा मंत्री हैं और वो भी इसमें शामिल होंगे। जेल ट्रेनिंग अकादमी का ये उद्घाटन थोड़ी देर में होना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जहां पर बात होगी विदेश मंत्री एस जयशंकर की विदेश दौरे की। और फिलहाल आपको बता दें कि 6 दिवसीय ये विदेश दौरा है, बेहद खास है और इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर डेनमार्क पहुंच चुके हैं। आतंकवाद के खिलाफ समर्थन की सराहना करते हुए नजर आए हैं। तो ये बेहद खास दौरा रहने वाला है 6 दिन का, जहां पर अलग अलग जगहों पर एस जयशंकर जाएंगे और तमाम चीजें जो है वो देखी जा रही है, जिनमें आपसी संबंधों को लेकर और ट्रेड के हवाले से, आतंकवाद के हवाले से तमाम बातें जो है वो करते हुए नजर आएंगे। इस बीच फिलहाल आतंकवाद के खिलाफ समर्थन की सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला दौरा विदेश का खुद एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री उन्होंने किया।
बिल्कुल, देखिए रूपाली, एक तरफ जहां जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल है वो भारत से आके बाकी देशों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी 6 दिवसीय 3 देशों के दौरे पर हैं। आज पहला ये दौरा है डेनमार्क पर। जो विदेश मंत्री है वो पहुंच चुके हैं। डेनमार्क के विदेश मंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के कई सारे मायने हैं। खासतौर पर अभी अभी जो हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ और इस लड़ाई में भारत ने जीत हासिल की, ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, आतंकवादियों के कई सारे जो कैंप्स हैं उनको खत्म किया, उनको ध्वस्त किया। उसके बाद पाकिस्तान की प्रतिक्रिया भी रही, लेकिन उस पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर भारत ने जबरदस्त जवाब देकर इस ऑपरेशन सिंदूर को बढ़ाते हुए पाकिस्तान के कई एयर बेसिस को नुकसान पहुंचाया और इसका सीधा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। अब जबकि विदेश मंत्री एस जयशंकर विदेश के दौरे पर हैं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वो अपनी जानकारी वहां तक साझा करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ 2 देशों के बीच का जो संबंध होता है वो किस तरह का होता है उसको लेकर भी चर्चा होगी। बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें कि डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन से मुलाकात जो है वो की और फिलहाल यहाँ पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो शुभकामनाएं दी हैं और भारत डेनमार्क के बीच ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और साथ ही साथ रिश्ता और गहरा करने की भारत की प्रतिबद्धता जो है वो दोहराई है। यानी कि आपसी संबंधों को लेकर एस जयशंकर डेनमार्क के प्रधानमंत्री से बात करते हुए नजर आए और इसी बीच आपको बता दें कि फिलहाल यहाँ पर शिखर सम्मेलन से पहले शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन यहाँ पर अभी 6 दिन का ये दौरा बेहद खास रहने वाला है, जहाँ पर एस जयशंकर 6 दिन के दौरे पर है, डेनमार्क पहुंच चुके हैं। डेनमार्क ने वैश्विक आतंकवाद पर भारत के रुख को लगातार समर्थन दिया है और इसके लिए समर्थन की सराहना जो है वो करते हुए भी डेनमार्क नजर आया है। तो एस जयशंकर का ये बेहद खास दौरा, जहां पर फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर भारत और डेनमार्क के बीच जो कूटनीतिक स्ट्रैटेजी है वो आपको बता दें कि 2020 में शुरू हुई थी और अभी तक यहाँ पर तमाम फिलहाल चीज़ों को लेकर बात की जाए तो ये बेहद खास दौरा और बेहद सराहना जो है आतंकवाद के खिलाफ जो एक्शन लिया गया है उसको करते हुए डेनमार्क नजर आया। चले अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ेंगे। आज से जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल है वो भारत से विदेशों की तरफ रवाना होंगे और ये सर्वदलीय जो प्रतिनिधिमंडल है वो भारत की कामयाबी, भारत की सफलता, सेना का शौर्य और सेना के पराक्रम को दुनिया में बताएंगे। दुनिया में ये कहेंगे कि भारत इस वक्त सशक्त और शक्तिशाली देश है। हर नजरिए से भारत आगे बढ़ रहा है। विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, हर जगह भारत ने अव्वल स्थान हासिल करने की कोशिश और प्रयास किया है, लेकिन इसके साथ साथ भारत मिलिट्री के लेवल पर भी पूरी तरह से मजबूत है, जिसका अभी अभी सबूत भारत ने दिया है। पाकिस्तान को खदेड़कर, पाकिस्तान के कई जो एयरबेसेस हैं उनको उड़ाकर ये भारतीय सेना ने और खासतौर पर वायुसेना ने ये बताया है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए। भारतीय सेना, चाहे वो वायुसेना हो, जल सेना हो, थल सेना हो, तीनों मिलकर संयुक्त रूप से किसी भी दुश्मन देश को सीधा जवाब दिया जा सकता है और यही कुछ हुआ है। ये प्रतिनिधिमंडल देश के, दुनिया के अलग अलग देशों में जाएंगे, वहां पर इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, इसकी कामयाबी को लेकर बताएंगे और खास तौर पर पाकिस्तान में जो आतंकवाद पनप रहा है, जो पल रहा है, उसको लेकर भी ये जानकारी बताई जाएगी कि आतंकवाद जब जहां से आता है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो भारत को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में पहला समूह आज रवाना होने वाला है और संजय झा के नेतृत्व में दूसरा समूह यानी ग्रुप जो है वो रवाना होगा और यहाँ पर आज से विदेश दौरे पर यह सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल रहेगा, जिसमें एक मुस्लिम प्रतिनिधित्व हर एक मंडल में रहने वाला है। तो आज से ये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल यानी कि डेलीगेशन जो है वो फौरन जाएगा ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से कि भारत ने क्या कुछ कार्रवाई की, किस तरीके से बढ़ चढ़कर यहाँ पर जवाबी कार्रवाई, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई, इन सभी चीजों को लेकर ये डेलीगेशन जो है जानकारी ग्लोबल लेवल पर भारत को रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर आपको बता दें फिलहाल यूएई, लाइबेरिया, कांगो और सीरिया लियोन ये सभी का दौरा जो है वो कर सकते हैं और सांसद जो है, जितने भी सांसद जा रहे हैं सभी ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से जानकारी देंगे। और यहाँ पर हमने आपको बताया था कि कितने ग्रुप, 7 ग्रुप इन टोटल बने हैं, जिसमें तमाम सांसदों के चेहरे कौन क्या कुछ था वो भी आपको बताया था और साथ ही साथ एक एक मुस्लिम प्रतिनिधित्व हर एक ग्रुप में रहेगा, ये भी जानकारी इस हवाले से सामने आई थी। बिल्कुल रूपाली, सही कहा आपने और कुल मिलाकर
5 से 6 या उससे अधिक का डेलीगेशन जो है वो विदेश के दौरे पर जा सकते हैं और हर डेलीगेशन में 6 से 7 लोग होंगे। एक टीम बनेगी, उसमें सभी सांसद होंगे, कुछ मुख्य चेहरे होंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि न सिर्फ पक्ष और बल्कि विपक्ष की तरफ से भी बड़े चेहरे इन प्रतिनिधिमंडलों में उन्हें रखा गया है, उन्हें मौका दिया गया है और वो भारत की मजबूती को प्रदर्शित करेंगे। दुनिया में ये बताएंगे कि भारत किस दिशा में जा रहा है, ये आधुनिक भारत है, ये पुराना भारत नहीं है। इस भारत ने बहुत कुछ पाया है। देखिए, सर्वदलीय समूह शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में पहला ये जत्था रवाना होगा और आज सर्वदलीय समूह जो है वो रवाना होगा। ये खाड़ी देशों के लिए रवाना होगा, यानी खाड़ी देशों में ये पहली टीम जो है वो जाने वाली है। यानी कि यूएई, लाइबेरिया, कॉन्गो, सीरिया, लियोन और का दौरा जो है ये करेंगे। बिल्कुल, देखिए सीरिया, लियोन का दौरा और इसके साथ साथ यूएई, लाइबेरिया, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका दौरा आज ये सर्वदलीय समूह जो है वो करने वाला है। ये प्रतिनिधिमंडल पहुंचने वाला है। इसमें एक जोश के साथ, एक जज्बे के साथ, एक जुनून के साथ ये सभी सांसद अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी बातों को रखेंगे। भले ही राजनीतिक रूप से जो डिवाइडेंस है वो भारत में देखने को मिलती है, विचारधारा के तौर पर देखने को मिलती है, लेकिन बात जब देश की आती है तो सब एकजुट होते हैं। सर्वदलीय समूह में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज को भी मौका मिला है। इस बीच में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज को मौका मिला, उसके बाद सांसद अतुल गर्ग को भी मौका मिला है। बीजद सांसद सस्मित पात्रा भी इसमें शामिल है। तो इसके बाद भाजपा सांसद मनन मिश्रा को भी इस सर्वदलीय समूह में शामिल किया गया है। पूर्व सांसद एसएस अहलूवालिया भी इसमें रखे गए हैं, उन्हें भी मौका दिया गया है। राजनायक सुजन चिनॉय को भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये सभी लोग ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी अब विदेश में रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखेंगे और इसकी जानकारी कुछ ही दिन पहले विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने दी थी। उन्होंने साझा की थी कि भारत इसको लेकर जो है वो बड़े स्तर पर जाना चाहता है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाना चाहता है। जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर या उससे पहले 22 अप्रैल को पहलगाम में एक बड़ा हमला हुआ था, उसके बाद कई देशों ने भारत का पूर्ण रूप से साथ दिया था और उस आतंकवादी हमले की निंदा की थी। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर बहुत बड़े लेवल पर, एक समय ऐसा था कि दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा था, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और अचानक से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीच में आकर उसकी मध्यस्थता करने का दावा कर रहे हैं और एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने ये जानकारी साझा की कि दोनों देश जो हैं वो सहमत हो गए हैं सीज फायर के लिए। हालांकि पाकिस्तान को तब तक बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। उसके बाद भारत ने तय किया कि हम सांसदों को बाहर भेजेंगे और इस लिस्ट में बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जिन्हें इन डेलीगेशन में रखा गया है। तो फिलहाल आपको बता दें कि ये प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के मामले में भारत की जो नई सीमा रेखा जो खींची गई है उसके हवाले से जानकारी देगा और तमाम चर्चाएं जो है वो ग्लोबल लेवल पर भारत को रिप्रेजेंट करता हुए नजर आएगा ये प्रतिनिधिमंडल। आगे बढ़ेंगे जहां पर एक और अहम बात, जहां पर पोस्टर वॉर की बात करेंगे और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ये पोस्टर वॉर जारी हो चुकी है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने विदेश मंत्री पर सवाल उठाए, बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया और बीजेपी ने राहुल को मीर जफर बताया है पोस्टर के जरिए, जिसके बाद इन दोनों पार्टीज में एक बार फिर से जो पोस्टर वॉर है वो शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए बहुत गंभीर विषय है क्योंकि एक तरफ जो डेलीगेशंस हैं वो भारत की सफलता की कहानी गढ़ रहे हैं और उन्हें सुनहरे अक्षरों में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिकरण कुछ राजनीतिक पार्टियां या कुछ नेता इस पूरे मुद्दे को कर रहे हैं। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से कुछ सवाल पूछे थे। दरअसल पहले ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपना एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जानकारी पाकिस्तान को दी गई थी एक इंटरनेशनल नॉर्म्स के जरिए या जो प्रोटोकॉल होता है उसके जरिए एक जानकारी देना, क्योंकि भारत ने ये साफ कर दिया था कि हमारी दुश्मनी पाकिस्तान से नहीं है, पाकिस्तान के लोगों से नहीं है, बल्कि हमारी दुश्मनी आतंकवाद से है। यही वजह है इसी प्रोटोकॉल के तहत ये बात कही गई थी। लेकिन उसके बाद इस बात को एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए विपक्ष ने एस जयशंकर पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि एस जयशंकर बताएं कि कितने
एयर जेट्स को नुकसान हुआ है, यानी भारत के कितने जेट्स को नुकसान हुआ है ये साफ करें। हालांकि उससे पहले ही रूपाली आधिकारिक तौर पर डीजीएमओज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी या सेना की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई थी उसमें साफ और स्पष्ट कर दिया था कि भारत को इतना नुकसान नहीं हुआ है। जो भी हुआ है उसको सबके सामने रखा गया था। उसके बाद भी विपक्षी दलों की तरफ से ये सवाल खड़े करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें, फिलहाल इसको लेकर अगर बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच पोस्टर वॉर जो है वो छिड़ गई है। राहुल ने क्या कहा था ये भी आपको बताते हैं, जहां पर राहुल गांधी ने विदेश मंत्री पर काफी सवाल जो है वो उठाए थे ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से जब उन्होंने जानकारी दी थी। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे सवाल, इसमें एक मुख्य सवाल ये भी था और ये भी उन्होंने कहा था कि विदेश मंत्री चुप हैं, चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। यानी सीधे तौर पर ऑपरेशन सिंदूर का जो पूरा एक प्रकरण हुआ उस पर सवाल विपक्षी दलों की तरफ से उठाया जा रहा है। पाकिस्तान को हमले का पता पहले ही क्यों दिया था, ये सवाल कहा था कि क्या जरूरत थी अटैक करने से पहले, ऑपरेशन लॉन्च करने से पहले इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को मिली। बिल्कुल, देखिए इसमें यह भी पूछा गया है कि इस वजह से हमने कितने एयरक्राफ्ट खो दिए हैं। ये सीधा सवाल राहुल गांधी की तरफ से पूछा गया है। कई सवाल ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से विदेश मंत्री एस जयशंकर पर राहुल गांधी उठाते हुए नजर आ रहे हैं और ये भी कहा कि ये सिर्फ चूक नहीं थी बल्कि ये एक अपराध था जो कि किया गया। बिल्कुल, देखिए राहुल ने यह भी कहा था कि ये कोई चूक नहीं है, गलती नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ा अपराध है, ये उनका कहना है। देखिए अमित मालवीय आईटी सेल प्रमुख भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये चौंकाने वाला नहीं है कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर प्रधानमंत्री को बधाई भी नहीं दी थी। इसके बजाय वे बार बार पूछ रहे हैं कि हमने कितने एयरक्राफ्ट गंवा दिए, और जबकि इस सवाल का जवाब डीजीएमओ की ब्रीफिंग से पहले से ही दिया जा चुका है। उसके बाद भी राहुल गांधी की तरफ से सवाल खड़े हो रहे हैं और ये अमित मालवीय आईटी सेल प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने कहा है और साथ ही साथ उन्होंने 2 बड़े पोस्टर भी जारी किए थे। हमने आपको तस्वीरें दिखाई भी थी। उस पोस्टर में किस तरह से राहुल गांधी और पाकिस्तान के सेना प्रमुख का चेहरा मर्ज कर उसे एक फ्रेम में दिखाया गया था और इसके साथ दूसरा पोस्टर नवाज शरीफ के, आपकी जो शहबाज शरीफ के कंधे पर या शहबाज शरीफ की पीठ पर राहुल गांधी बॉर्डर पार बता रहे कि कितने एयरक्राफ्ट खोए हैं और ये भी उसमें डिनोट किया गया था कि शहबाज शरीफ राहुल गांधी को कह रहे हैं कि भाई जोर से बोलिए। तो कुल मिलाकर इन दोनों चीजों को जोड़ा गया है। पाकिस्तान के उस एजेंडा, देखिए आप एक तस्वीर आपके सामने, राहुल गांधी और पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल हैं अब उनकी प्रमोशन हो चुकी है, 1 एजेंडा लिखा गया है। तो बिल्कुल ये तस्वीर साफ तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी ने बताते हुए सामने रखी है कि बोल जो है वो बोले जा रहे हैं राहुल गांधी की तरफ से पाकिस्तान के। उज्जवल कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उज्जवल से बात करेंगे। उज्जवल, क्या कुछ सियासत गरमाई हुई लग रही है जब से पोस्टर वॉर इन दोनों पार्टीज में देखने को मिल रही है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले ये पार्टीज आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ थी और आज कुछ दिन बाद आपसी वॉर जो है वो इनमें शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी लगातार एक दूसरे के ऊपर तंज कस रही है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर जो है वो भारतीय सेना ने किया, तब तो जो है वो कहीं ना कहीं तमाम जितने भी विपक्षी दल थे वो सरकार और सेना का साथ दे रहे थे, लेकिन जिस तरीके से जो मध्यस्थता की बात हुई, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से ट्वीट करके ये जानकारी दी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी जो है वो हमलावर हो गई। उन्होंने कहा कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं हमारे देश के आंतरिक मामलों में दखल देने वाले। तब से ये पूरा विवाद शुरू हुआ है। तब से कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार बीजेपी पर और केंद्र सरकार और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े करते हुए दिखाई दे रही हैं। इसी कड़ी में अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी ने जो है वो जो विदेश मंत्री जयशंकर के बयान को जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो है वो ट्वीट किया। उसके बाद उन्होंने ये पूछा कि आखिर हमारे देश के कितने जेट्स जो है वो गिरे हैं, इसकी जानकारी देश को होनी चाहिए। उसके बाद बीजेपी की तरफ से जो है वो पलटवार हुआ। जो बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख है अमित मालवीय, उन्होंने सोशल मीडिया पे ही एक्स पर जो है वो 2 पोस्ट साझा की, जिसमें राहुल गांधी को और जो है वो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर को एक फोटो में आधा आधा करके दिखा और नीचे एक एजेंडा लिखा हुआ दिखाई दिया। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा अमित मालवीय ने उस पोस्ट में कि जिस तरीके से राहुल गांधी बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल जो है वो पाकिस्तान के समर्थन की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान बात करता है। और राहुल गांधी को अगला क्या अब निशाने पाकिस्तान
सम्मान से क्या नवाजा जाना चाहिए, इस तरीके की बात उन्होंने की। उसके बाद फिर पवन खेड़ा ने पलटवार किया। तो ये जो बातें हैं वो लगातार सामने आ रही है। उसके बाद जो है वो अमित मालविया ने राहुल गांधी को जो है वो मीर जाफर भी नया एज का बताया। उसके बाद पवन खेड़ा और कांग्रेस पार्टी ने दोबारा ट्वीट किया, जिसमें जो उन्होंने है विदेश मंत्री को जयचंद की कहने की जो है वो बात कही है। लेकिन तो उज्जवल, कोई भी पार्टी हो या कोई भी राजनेता हो, बिल्कुल भी इस समय उचित नहीं है कि इस पूरे मामले को लेकर आप पोस्टर जारी कीजिए, आप राजनीतिकरण कीजिए। एक तरफ हम दुनिया भर में संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक साथ हैं, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजकर ये बता रहे हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ इन मुद्दों का राजनीतिकरण करना और इसके जरिए कुछ लोगों को खुश करने की कोशिश करना, ये कितना उचित है अभी के समय? बिल्कुल, देखिए अगर आप शीतल मेरी बात करेंगे तो मेरे हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि ये जो चीजें हैं अभी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को एक दूसरे के ऊपर तंज करना चाहिए, क्योंकि सर्वदलीय जो प्रतिनिधि मंडल है आज उनका पहला जत्था जो है वो रवाना हो रहा है, जहां पर वो अरब के देशों में जाएंगे, खाड़ी के देशों में जाएंगे और वहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। पाकिस्तान का जो दोहरा रवैया है उसकी जो जानकारी है वो वैश्विक मंच पर देंगे। और अगर लेकिन देश के अंदर इस तरीके की बातें होंगी, जो है वो दोनों ही सत्ताधारी दल और विपक्ष जो है एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से कटाक्ष करेंगे तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बोलने का जो मौका है वो जरूर मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि दोनों को जो है वो इन चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि अभी जो स्थिति है वो ऐसी नहीं है कि इस मामले को लेकर जो है वो राजनीति की जाए। लेकिन देखिए दोनों ही दल जो है वो अपने तरीके से राजनीति करते हैं। सबसे पहले जो है वो अमित मालविया ने ही इस पर जो है वो पोस्टर जारी किया, उसके बाद पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर अमित मालविया ने पोस्टर जारी किया, उसके बाद फिर जो है वो पवन खेड़ा की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से पोस्टर जारी किया गया। लेकिन लगता है कि इस मामले चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका उज्ज्वलाबाद से ज्वाइन होने के लिए। उज्ज्वलाबाद से बनी हुई थी। एक और बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। नक्सलियों को खत्म करने का अभियान चल रहा है। नारायणपुर में नक्सलियों के साथ फिर से मुठभेड़ हुई है और 20 के करीब नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हर दिन अब बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। नक्सलियों के बड़े कमांडरों को भी वहां पर सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। बिल्कुल, यहाँ पर नक्सलवाद के हवाले से बात करें तो आए दिन कार्रवाइयाँ देखने को मिल रही है, मुठभेड़ देखने को मिल रही है। इस बीच नारायणपुर में नक्सलियों के साथ ये मुठभेड़ दोबारा हुई है, जहाँ पर 20 के करीब नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है और नक्सलियों के बड़े कमांडरों को भी घेरा गया है। हालांकि बीते कुछ दिनों की अगर बात की जाए, कई ऐसे नक्सलवाद रहे हैं, कई ऐसे नक्सली रहे हैं जिन्होंने सरेंडर किया है। लेकिन इस बीच लगातार छत्तीसगढ़ की यही तस्वीरें हैं। शंभू राही हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। शंभू, बताइएगा इस वक्त क्या कुछ जानकारी है? 20 का आंकड़ा सामने कहा जा रहा है और कई बड़े कमांडरों को घेरे जाने की खबर सामने है। बिल्कुल बताना चाहूंगा, नारायणपुर के अबुझमाड़ जंगल में इस वक्त जो है सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जो है बड़ी मुठभेड़ हुई है, जिसमें जो 20 नक्सली मारे जाने की खबर है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और फिलहाल जो है सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच जो है लगातार एक दूसरे से फायरिंग। चलिए ठीक है शंभू, रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। फिलहाल आपको सीधे लिए चलते हैं पुंछ, जहां पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस वक्त पहुंचे हुए। लाइव तस्वीरें आपके सामने। और पुंछ दौरे पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। भारत पाकिस्तान के बीच बॉर्डर एरिया में तनाव के बाद लगातार वहां पर दौरे हो रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा आज पुंछ में पहुंचे हैं। इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने, गुरुद्वारे से ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। आपको बता दें, पुंछ एक ऐसा इलाका था जो भारत पाकिस्तान के तनाव में सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका रहा है और उसके बाद दौरों का सिलसिला भी वहां पर चल रहा है। बाकी अन्य नेताओं के दौरे भी वहां पर हुए हैं, लेकिन आज फिलहाल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पुंछ के दौरे पर हैं। पुंछ से ये सीधी तस्वीरें और सीमावर्ती जिले के आसपास वहां पर ये पहुंचे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला ਅਸੀਂ ਆਨਰੇਬਲ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਮਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਕੇਵਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਕਟਮਾਈਜ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮਾਸਟਰ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਮੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ 2 ਭਾਂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਬਲਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ, ਪਾਠੀ ਸਨ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਉਹ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ, 2 ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਇਥੋਂ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ 90% ਲੋਕੀ ਇਥੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇਥੋਂ ਦੌੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। तो मैं समुची संगत की तरफों आप जी नूं बेनती करा कि 13 व्यक्ति पुंछ दे अंदर शहीद होए ने, जिन्हां दे विचों एक साडी भैन मनकोट दी रहन वाली बलविंदर कौर और वो भी शहीद होए ने, और उन्हां दे पति ते उत्थे दे 2 व्यक्ति जो 2002 दे विच उन्हां नूं मिलिटेंटां ने किडनैप कर लिया सी और उन्हां दी डैड बॉडीज नहीं मिलियां। एक दी डेड बॉडी लगभग 5-7 साल बाद मिली तो उस नूं जो है कुछ जो मुआवजा सी वो मिलिया, पर दूजे दी डेड बॉडी नहीं मिल सकी तो इस वास्ते उस नूं अजे तक किसी किस्म की कोई चीज़ जिहड़ी नहीं मिली। मेरी बेनती केवल इन्नी होवेगी कि 13 व्यक्ति 14 व्यक्ति जो पुंछ दे अंदर शहीद होए ने, पहली गल कि इन्हां नूं शहीदां दा दर्जा दिता जावे, दूजी गल कि माली सहायता की जावे, तीजी गल कि इन्हां दे परिवार दे विचों पढ़े लिखे परिवार ने सारे, उन्हां दे विचों एक व्यक्ति नूं जो है गवर्नमेंट जॉब जिहड़ा है वो जरूर दिता जावे। इसे तरह इत्थे केवल इत्थे बस नहीं है, बड़े लोकी 40 तो 50 दे लगभग लोकी वो जो जख्मी होए ने वो हॉस्पिटल दे अंदर जेरे इलाज ने, उन्हां दी सहायता की जावे। जख्मी होए ने कुछ लोकी काफ़ी हद तक जख्मी होए ने, जख्मियां नूं घट तो जो है मैक्सीमम उन्होंने सहायता की जाए ताकि वो भी अपना इलाज चंगी तरह करा सकन। फिर इस तो वड्डी गल जिहड़ी होई कि भाई काफ़ी लोगों के घर जिहड़े ने वो तबाह हो गए ने। मैं कह सकता हाँ कि साडे 2 जॉइंट सैकटरी गुरचरण सिंह जी, सुरजन सिंह जी, उन्होंने घर से भी आके गोले बजे ने और दोवां दे घर जिहड़े ने वो भी तबाह होए ने। आप सारे DC साहब, इत्थे दे SSP साहब, इत्थे दे ADC साहब, तहसीलदार साहब, ACR साहब, इन्होंने टीम्स बनाइया ने, वरबक टीमां बनाइया ने, सारे ने जायजा जरूर लिया है, अच्छी तरह तैयारी हुई होनी। पर मेरी बेनती होगी आप जी के पास कि भाई मैक्सीमम उन्होंने लोगों को सहायता की जाए ताकि जो तिल फुल जोड़ के उन्होंने अपने घर बनाए सन पक्के वो टुट गए ने, उन्होंने कम से कम और जो है अच्छी तरीके दे नाल दोबारा बना सकन। तो इस तरह असी सारे जो पुंछ दे अंदर जो व्यक्ति इत्थे रहे ने बड़ी दलेरी दे नाल, इत्थे जो एडमिनिस्ट्रेशन सी जो कुछ उसके हथ विच सी उन्होंने मैक्सीमम अपना पोटेंशियल यूज किया, हर थां ते पुजे, हर थां दी हर व्यक्ति की सुध लई है। मैं सारी एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद भी करता हाँ और मैं विशेष तौर पर कहूँगा कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं सी जिथे किसी को मौका मिलिया। साडे वॉलंटियर ने बहुत बड़े वॉलंटियर जिन्हों ने वॉलंटियर तौर पर इत्थे जो है काम किया है। असी रिटन एक जो है मैमोरेंडम भी लिखा होया है जिस दे विच डिटेल दे विच सारी इन्फॉर्मेशन आप जी दे सामने रखांगे। मैनू आस है क्योंकि पहला जो मैमोरेंडम आप जी नूं दिता सी, मैं अपनी 60 साल की उम्र दे विच कह सकता हाँ कि किसी व्यक्ति ने मैमोरेंडम पढ़िया होवे, पेज वाइज पैराग्राफ वाइज पढ़िया होवे और फिर उन्होंने जवाब दिता होवे। सानू आस है कि ये चीज़ जिहड़ी है आप जी के सामने जरूर रखी जाएगी। आप इसनूं पढ़ोगे। मैं एक बेनती होर जरूर कर दियां कि इन्हां हालातां ने
सानू ये चीज़ जरूर दसी है कि सानू किहड़ी तैयारी होर करनी पवेगी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं बेनती जरूर करांगा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ जिहड़ा है इसनू इतना एनरिच किया जाए कि ये जो है एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होवे। पुंछ के अंदर फार फ्लंग एरिया है, ना एयर सर्विस मिल सकती है, ना ही सानू कोई होर हाई टैक एंबूलेंस साडे पास है कि असी इन्हों इतों बच्चों को शिफ्ट कर सकीए। और असी ये नहीं कह सकते, पर ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने अंडर स्टाफ अगर साडा हॉस्पिटल है उत्थे स्टाफ सारा दिता जाए और अगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की लोड़ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिहड़ा इत्थे दिता जाए। मैं एक बेनती जरूर कर देवां कि वॉलंटियर तौर पर इत्थे बड़े बच्चे ने, चाहे उन्होंने बलबीर सिंह जी होवन, चाहे साडे बबलू जी होवन, चाहे गुरदीप सिंह के बेटे, सारे बच्चों ने बहुत जो है वड्डी सेवा की है। इन्होंने लोगों को जरूर इत्थे ना कोई जो है इन्होंने अंगेज किया जाए। बड़े डेडिकेशन के नाल लोकी काम करना चाहते हैं, पर उन्होंने इत्थे जरूर जो है एब्जॉर्ब किया जाए। मेरी बेनती होगी कि इत्थे दे लोगों को जो है मैक्सीमम SPOs की शक्ल में भर्ती किया जाए ताकि ये चीज़ां जड़ियां ने असी अच्छे ढंग के नाल कर सकीए। मैं समझदा हाँ कि समा बड़ा घट है, बेशक LG साहब के पास हर थां ते पुजना है इन्होंने, पर मैं बेनती जरूर करा कि आप जी इन्ने दूरों चल के आए हो, आप जी दे अंदर दर्द है, आप जी दे अंदर एक जज्बा सी कि आप इन्हां सारियां नूं मिलना चाहते सी। इस वास्ते असी सारे जो भी विक्टिमाइज ने वो सारे इत्थे पुजे हुए ने। इन्हां बच्चों की, इन्हां दे परिवार की, इन्हां दी जानी, इन्हां दे माली नुकसान की जो है वो आप जी ने भरपाई करनी है, आप जी इन्हां नूं करोगे। और सानू पूरी उम्मीद है कि आप जी ये दुख दर्द जिहड़े ने साडे इन्हां नूं समझ सकोगे और इन्हां दे मुताबक जरूर एक्शन जिहड़ा है आप जी की तरफों होवेगा। बहुत कुछ कहने वाले असी, पर समा घट है। रिटन फॉर्म दे विच मैमोरेंडम है वो आप जी नूं क्लीयर कर देवेगा। मैं LG साहब का, चीफ सैकटरी साहब का, DC साहब का, SSP साहब समुचे जो साहिबान सारे इत्थे पुजे ने, सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। श्रीमान मान साहब जी दे वल्लों मैं एक बेनती करके आप जी तो खिमा मंगा कि ये वो डेरा है जिदे अंदर लगभग 350 जो व्यक्ति सन शेल्टर लैके बैठे सन। मान साहब जी का गुरुद्वारा पुंछ के अंदर है, ਉਹਦੇ अंदर कम तो घट 50 ਤੋਂ 60 बच्चे बंदे सन वो उत्थे शेल्टर लैके बैठे सन। इत्थे मौलवी सैयद जी ने उन्होंने मदरसे के अंदर घट तो घट भी 100 बच्चा जिहड़ा है उत्थे शेल्टर लैके बैठा सी। तो असी कोशिश करांगे साडे हर चीज़ जिहड़ी है आप जी दे वास्ते है। अलग दी चीज़ां ने, ये संगत दी चीज़ां ने, संगत वास्ते महापुरुषों ने खोल दित्तियां कि इत्थे लंगर चले, शेल्टर चले, मेडिसिन हर चीज़ जिहड़ी अवेलेबल सी। मैं एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी वल्लों आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ और आस करता हाँ कि ये जो साडे दुख दर्द ने इन्हों आप जी जरूर कोई ना कोई मरम पट्टी करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये सत्कारयोग सरदार नरिंदर सिंह जी प्रधान डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पहुंच, जिन्हों के वडमुले विचार आप जी ने सरवण किए ने। मैं बेनती करांगा सरदार अजीत सिंह जी चेयरमैन सिख कोआर्डीनेशन कमेटी जम्मू कश्मीर वो स्टेज पर आ जान और अपने विचार संगत सामने रखन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जुगो जुग अटल चवर छतर तख्तां दे मालक धन धन शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की निੱਘੀ गोद में जुड़ बैठी साध संगत जी और ताबिया ते विराजमान श्रोमणी डेरा नगाली साहिब के मुखी महंत मनजीत सिंह जी और साडे विच विशेष तौर पर पहुंचे हुए जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल लैफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, उन्होंने नाल चीफ सैकटरी अतुल दुल्लू जी, IGP जम्मू दिवकाम जम्मू और समुचे प्रशासनिक अधिकारी। आओ दसम पिता की बख्शी हुई फतेह की सांझ करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। प्रधान साहब ने इत्थे दियां जो प्रॉब्लम्स और जो रिक्वायरमेंट ने उन्होंने चानन पाया बड़े सुचे ढंग नाल। मैं उस चीज़ को दोबारा नहीं बोलांगा, मगर मैं इन्ना जरूर बोलांगा। अज मैं एक गल खुले दिल नाल कहना चाहता। आप जी नूं पता होएगा कि पिछले दिनी पहलगाम दे विच जो पाकिस्तानी मिलिटेंटां ने जो एक बहुत वड्डा एक बाहरले देशों तो भी कह सकते हो, पूरे देश विदेश चों कह सकते हो, जेडे सैलानी जो कि जम्मू कश्मीर की इकनॉमी नूं बूस्ट करते हैं, टूरिज्म नूं बूस्ट करते हैं, उन्हां उत्ते निहत्थे सैलानियां दे उत्ते जिहड़ा गोलियां चला के उन्हां दी निर्मम हत्या की सी। और उस निर्मम हत्या का बदला जिथे तक मैनूं याद है 1971 तो बाद पहली बार भारत विच होया होना कि किसी सेंट्रल गौरमेंट ने
ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ, ਇਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਮੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੇਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ कायर। तो पुंछ से आप देख रहे हैं ये लाइव तस्वीरें जहां पर एलजी मनोज सिन्हा पहुंचे हुए हैं। अब आपको जरा देहरादून लिए चलते हैं जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी संबोधन कर रहे हैं। सभी हमारे अधिकारीगण, सभी हमारे बहादुर जवान, मैं आज इस फ्लैग ऑफ के अवसर पर आप सभी के इस मुख्य सेवक सदन में आने पर, इस अवसर पर उपस्थित होने के लिए और विभिन्न आपदाओं के अवसर पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आप सभी राज्य रक्षकों का मैं आज मुख्य सेवक सदन में हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि हमारे एनडीआरएफ के साहसी जवान अपने तृतीय पर्वतारोहण अभियान के अंतर्गत हिमालय की ऊंचाइयों को छूने जा रहे हैं। चोटियों तक आप सब पहुंचेंगे। पहले से ही मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा अभी हम लोग देख रहे थे यहाँ पर जो कुछ चित्र आपने दिखाए, और सच में इन चोटियों तक पहुंचना बहुत साहस का काम है। मैं तो डीजी साहब से पूछ रहा था कि कोई ऐसे भी तो नहीं है कि कहीं ड्यूटी लग गई हो और जाना है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सब विलिंग से, अपनी इच्छा से और अपने साहस के लिए स्वयं अपने उस पर जाने के लिए सब आप सब लोग तैयार हैं। साथियों, मुझे बताया गया है कि आप सभी इस अभियान में देहरादून, उत्तरकाशी, गंगोत्री, चिरवासा, भोजवासा, तपोवन तथा कीर्ति ग्लेशियर होते हुए लगभग 6,832 मीटर ऊंची केदारड्रॉन चोटी को फतह करने के लिए जा रहे हैं। ये केदारनाथ चोटी की मुख्य चोटी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस चुनौतीपूर्ण ट्रैक को पूरा करने में आप सभी को कठिन संघर्ष करना होगा। जहाँ पर पहले से आपका व्यवस्था होगी, वहाँ पर पहले से टेंट इत्यादि होंगे या आपके पहले से जो रहने के स्थान होंगे, और बहुत सारे स्थानों पर आपको स्वयं उनको बनाना भी होगा, टेंट इत्यादि को लगाना भी होगा। और ये दुर्गम पर्वतीय रास्ते हैं जहाँ हिमनदों और अत्यंत जो परिस्थितियाँ बहुत विपरीत होती हैं, उन सभी का आपको सामना करना पड़ेगा। परंतु मुझे विश्वास है कि आप सभी न केवल इस अभियान में सफल होंगे, बल्कि इस कठिन ट्रैक पर आने वाले अन्य जो हमारे पर्वतारोही हैं, उनके लिए भी एक मार्ग प्रशस्त करेंगे। आने वाले समय में उनके लिए भी एक पाथेय का काम आप सबके माध्यम से होगा। आप ये सोचकर अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। मैं आप सभी को इस अभूतपूर्व यात्रा के लिए ढेरों शुभकामनाएं देता हूं और बाबा केदार से, भगवान बद्री विशाल से, गंगा मैया से प्रार्थना करता हूं कि आपकी यात्रा को सफल करें और आप सकुशल इस यात्रा को पूरा करें। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे राज्य में साहसिक पर्यटन। चलिए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। एलजी मनोज सिन्हा इस वक्त पुंछ के दौरे पर हैं, अपना संबोधन कर रहे हैं। चलो। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी, जम्मू के डिविजनल कमिश्नर श्री रमेश कुमार जी, यहाँ के आईजी पुलिस श्री भीमसेन टूटी जी, पुंछ रेंज के डीआईजी साहब, पुंछ के डीसी साहब, एसएसपी साहब, प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी, अजीत सिंह जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय भाइयों और बहनों, मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले
पाकिस्तान द्वारा चलाई गई बमबारी में जिन लोगों की शहादत हुई है, मैं उनकी पुण्य स्मृति को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जो लोग घायल हुए, जम्मू मेडिकल कॉलेज में कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने तत्परता के साथ उनके समुचित इलाज का प्रबंध किया। ईश्वर की कृपा से घायल सभी लोग ठीक हैं। अनेक दुख भरी कहानियां मेरे पूर्व भी बताई गई, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। 12 वर्षीय जुड़वा भाई बहन उर्फ फातिमा और जैन अली, उनको मैं विशेष रूप से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वो गैर पाकिस्तानियों की नापाक हरकत के निशाना बने थे। उनके पिता रमीज जी गंभीर रूप से घायल थे। मैं व्यक्तिगत रूप से भी अस्पताल में उनसे मिला था और ईश्वर कृपा से उनका स्वास्थ्य बेहतर है और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही उन्हें छुट्टी मिल जाएगी। हम सब जानते हैं कि 22 अप्रैल को पहलगांव के वैसरन घाटी में पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों ने जिस तरह से निर्दोष और निरपराध पर्यटकों को निशाना बनाया, उसमें 26 जानें चली गई। पूरे देश में इसको लेकर के बहुत आक्रोश था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने हिंदुस्तानियों के आक्रोश को देखते हुए बात स्पष्ट कर दी थी कि आतंकवादी और उनको प्रश्रय देने वाले लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा सबक दिया जाएगा जो सपने में भी उन्होंने नहीं सोचा। पूरा हिंदुस्तान चाहता था कि कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो, और उसको दृष्टिगत रखते हुए 6 और 7 मई की रात को भारत की सेनाओं ने, हमारे सेनाओं के बहादुर अफसर जवानों ने 9 टेरर कैंप्स उस दिन ध्वस्त किए। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए और पाकिस्तान को बता भी दिया गया कि हम निर्दोष नागरिकों और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को निशाना नहीं बनाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है, आतंकवाद और उनके आकाओं को ही हमें खत्म करना है। लेकिन पाकिस्तान ने आतंकवादियों और उनके अड्डों पर हुई कार्रवाई को अपने ऊपर कार्रवाई मान लिया और फिर 6-7 की रात को ही 1 बजे रात के बाद, मुझे लगता है 1:30 बजे के आसपास, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित ये पुंछ शहर और पुंछ है। जम्मू कश्मीर के विशेष रूप से सबसे ज़्यादा तबाही पुंछ में हुई है। रजौरी, उरी सेक्टर, तंगधार, केरन, हमने अनेक बहुमूल्य जानें गंवाई हैं। ये कोई राजनीति का समय नहीं है। जो आर्थिक सहायता थी, मोटे तौर पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से और जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से मिला करके हर परिवार को 16 लाख रुपए दे दिए गए हैं। जो घायल थे उनका मुफ्त में इलाज, उनकी दवा दारू का इंतजाम भी प्रशासन ने किया और जो अनुमन्य सहायता राशि है वो अभी मोटे तौर पर वितरित कर दी गई। ये सच है कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है। किसी की जिंदगी हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन दुख की इस घड़ी में भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से उन परिवारों के साथ है, पुंछ के लोगों के साथ है, जिन घरों की बर्बादी हुई है, जिनके घर उजड़े हैं। अधिकांश घरों को जो तात्कालिक सहायता डिजास्टर मैनेजमेंट में होता है वो दे दी गई है। प्रशासन के हमारे साथी आइडेंटिफिकेशन और मूल्यांकन का काम कर रहे हैं। भारत सरकार से बात हुई है, उनके पुनर्वास रिहेबिलिटेशन का भी निश्चित रूप से इंतजाम किया जाएगा।
एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने शहादत दी है इस हमले में, उनके नेक्स्ट ऑफ किन को, उनके परिवार के सबसे नजदीकी व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी जल्द दे दी जाएगी, ताकि वे परिवार और उन्हें कोई दिक्कत न हो। लेकिन एक बात हमें समझनी होगी, बेशर्म का जो हमला था उसके पीछे की साजिश हमें जाननी। जानबूझ करके हमला इस तरह से किया गया और जो धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया। जिस तरह की कार्रवाई वहां हुई, मंशा बड़ी स्पष्ट थी कि पूरे हिंदुस्तान में धर्म के नाम पर कोई न कोई बंटवारा हो, विवाद खड़ा हो। इस पवित्र गुरुद्वारे पर भी जो हमला हुआ या पंजाब में जो हमला किया गया और उसके बाद जिस तरह से दुष्प्रचार किया गया, उसके पीछे भी साजिश यही थी कि हिंदू सिख मुस्लिम आपस में बढ़ जाए। भारत के लोग संकट के समय में सदैव देश के साथ खड़े रहे हैं और खासतौर से सिख कौम जो जब भी देश पर खतरा आया है, मुझे लगता है कि गुरुओं ने आपको यही प्रेरणा दी है कि राष्ट्र रक्षा सर्वोपरि है और वो काम आपने सदैव किया है। पूरे देश को आप पर गर्व है। बाकी जो मेमोरेंडम दिया गया मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ा है। पुंछ में अस्पताल की उचित व्यवस्था हो, जिनका नुकसान हुआ है उनका पुनर्वास रिहेबिलिटेशन कैसे हो, ये काम निश्चित रूप से किया जाएगा। इसकी योजना बनाई जा रही है। मुझे जम्मू में मैं था जिस दिन मैंने तय किया था यहाँ आने का, उसी दिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला आए, तो मुझे लगा कि आज जाना उचित नहीं होगा, 2-4 दिन बाद चलते हैं। मैं आपके बीच में हूँ। पूरा जम्मू कश्मीर प्रशासन और भारत सरकार आपके सुख दुख में निश्चित रूप से खड़ी है। और ये बात मैं जानता हूँ कि चुनौती के समय में देश के बहादुर प्रहरी के रूप में जो पुंछवासी, सभी पुंछवासी जिस तरह से डटे हुए थे, भारत माता के वीर सैनिकों को नैतिक ताकत दे रहे थे, उसको भी मैं नमन करता हूं। और मुझे गर्व है कि हमारा लोकतांत्रिक समाज संकट की इस घड़ी में एकजुटता और विघटनकारी तत्वों के मंसूबों को सदैव विफल करता रहा है। मैं एक बार फिर से आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, मोहन जी के प्रति विशेष रूप से, और आप सबको भरोसा देता हूं कि आपके हर सुख में जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से आपके साथ है। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार के गृह मंत्री जी का संदेश भी है कि जिन परिवारों पर पाकिस्तान ने गोलियां बरसाई हैं, उन परिवारों के पुनर्वास की मुकम्मल व्यवस्था की जाएगी और इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना करके प्रशासन काम करेगा। इतनी बात कह करके अभी एक सरकारी विभागों की मीटिंग भी हम और चीफ सेक्रेटरी साहब करने वाले हैं, उसमें हमारे अधिकारी आ गए हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि प्रशासन पूरी तरह से आपके साथ है। इतनी ही बात कह करके फिर से जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिजनों से अनुरोध करता हूं कि आप धैर्य रखिए। आपके साथ आपको पूरे आपके परिवार को, पूरे देश को गर्व है। जम्मू कश्मीर प्रशासन हो या भारत सरकार हो, आपके साथ पूरी ताकत से खड़ी है। इतनी बात कह करके मैं अपनी बात पूरी करता हूं। वाहेगुरु जी का खालसा, धन्यवाद। सुन रहे थे जो इस वक्त पुंछ से, गुरुद्वारे से इस वक्त लाइव थे, अपना संबोधन भी कर रहे थे और इन्होंने वहां पर संबोधन भी किया, अपनी कुछ बातें भी शेयर की। चलिए, न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।